हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जो हम एक वीडियो पहले से ला चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के और उसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में बतलाए हैं। तो आज हम जर्मनी की क्रांति यानी कि जर्मनी में का एकीकरण और इटली का एकीकरण बतलाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब अंत तक देखिएगा। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण बतला देंगे और ये चैप्टर आज हो जाएगी समाप्त। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हमको क्या देखना है, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। ठीक है, तो चलिए, हम ये चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यह है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद है, चैप्टर फर्स्ट। तो यह यूरोप में राष्ट्रवाद में हमको पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, एवं इटली का एकीकरण। तो इटली के पहले जर्मनी का एकीकरण बतला देते हैं, उसके बाद हम क्या बतला देंगे, इटली का एकीकरण। ठीक है, चलिए, तो बात क्या है, पहले बात रैंडम ऐसे बात कर लेते हैं। जर्मनी का राजधानी कहाँ है, बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, वीमर संविधान। ठीक है, जर्मनी में शासक को चांसलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, बर्लिन। ठीक है, राजधानी बर्लिन है। ठीक है, और जर्मनी में शासक को चांसलर कहा जाता है और संविधान यहाँ पर वीमर संविधान है, वीमर संविधान। ठीक है, भारत में आपातकाल जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये जर्मनी का एकीकरण में बात किया जाए तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में तो हम पहले बतला चुके हैं। जर्मनी के कुछ बात जो फ्रांस की क्रांति में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में जर्मन राज संघ की स्थापना 1815 ईस्वी में किए थे, और जिसके कारण जो जर्मनी था, जो जर्मनी देखिए, अगर बात किया जाए मैप में जर्मनी के दिखाए अगर आपको देखिए, तो ये जो है मैप, इस मैप में जर्मनी यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है जर्मनी आपको यहाँ पर ये जर्मनी। ठीक है, तो ये जर्मनी जो था ये कितने भागों में टूटा हुआ था, तो यह जर्मनी ये टूटा हुआ था। जर्मनी था जो जर्मनी यह 300 भागों में था। ठीक है, यह 300 भागों को 39 भागों में बना दिया था नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन ने यानी कि 1806 ईस्वी में ये कब क्या भाग कर दिया था, तो ये कर दिया था कई भाग में, तो 39 भाग में। लेकिन फिर वियना सम्मेलन में फिर वापस वैसा ही कर दिया जाता है। ठीक है, तो 39 भागों में तो कर दिया था। अब क्या हुआ, अब जर्मनी का जो टूटा हुआ हिस्सा था, इस जर्मनी का 39 के हिस्सा में से यानी कि सबसे बड़ा बात किया जाए हिस्सा के बारे में, तो सबसे बड़ा हिस्सा था प्रसा। जर्मनी का सबसे बड़ा हिस्सा था प्रसा। ठीक है, जर्मनी का सबसे बड़ा हिस्सा था प्रसा, और जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले शुरुआत प्रसा से होती है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का शुरुआत कहाँ से होती है, प्रसा से। सबसे बड़ा हिस्सा कौन था, प्रसा था। ठीक है, तो जर्मनी बात किया जाए, जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत प्रसा से होती है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत प्रसा से होती है। ये जर्मनी का एकीकरण हो नहीं रहा था क्योंकि जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा फ्रांस था। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा, भी ये बात है। जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा, जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा फ्रांस था, फ्रांस था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा फ्रांस था। जैसे इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा बतलाएंगे ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा फ्रांस था। ठीक है, और यह जर्मनी को 39 भाग को एक नहीं होने दे रहा था। ठीक है, तो बात किया जाए इस प्रसा के बारे में, देखिए प्रसा जो जर्मनी के एकीकरण में शुरुआत करता कौन था, प्रसा। प्रसा के उस समय जो प्रसा के शासक था, शासक चांसलर, 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 यह प्रसा के चांसलर था विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री बिस्मार्क को बनाया, बिस्मार्क।
बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में क्या बनाया? प्रधानमंत्री। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या था? विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री। और यह देखिए प्रधानमंत्री था तो ये राजनीति से संबंधित नहीं है, प्रधानमंत्री राजनीति का एक पद है। ठीक है, तो यह बिस्मार्क क्या था? एक राजनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था। ठीक है, बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था। और विलियम प्रथम के क्या था? प्रधानमंत्री कौन था? तो ये बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने क्या करता है? अब दिमाग लगाता है जो हमको क्या करना है, तो जर्मनी का एकीकरण करना है। जर्मनी जो टूटा हुआ है इतने भागों में, 39 को था, उसको क्या करना है? एक कर देना है। ठीक है, तो एक करने के लिए बिस्मार्क दिमाग लगाता है। और बिस्मार्क ने सबसे पहले, मैंने बिस्मार्क की बात किया जाए तो यह बिस्मार्क सबसे पहले क्या करता है? तो इसका सबसे बड़ी जो दुश्मनी था जर्मनी का, तो क्या बोलता है, देखिए बिस्मार्क के बारे में बात किया जाए तो बिस्मार्क का सबसे बड़ा दुश्मन जो था ये ऑस्ट्रिया था। और ये सब जो था, फ्रांस था, ये सब था जो दुश्मन था। तो क्या किया? पहली बात बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए एक युद्ध किया। उसका युद्ध था डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क का युद्ध। ठीक है, डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क का युद्ध करता है और यह डेनमार्क का युद्ध 1864 ईस्वी में होता है। डेनमार्क का युद्ध, और यह होता है प्रसा vs डेनमार्क के बीच। डेनमार्क, ठीक है, जिसमें प्रसा जीत जाता है और डेनमार्क हार जाता है। और डेनमार्क हार जाता है क्योंकि प्रसा को साथ देता है ऑस्ट्रिया। देखिए क्या हुआ, अभी मान के ऑस्ट्रिया प्रसा का दोस्त है। फिलहाल में अभी ऑस्ट्रिया प्रसा का दोस्त है। प्रसा ने एक लोभान्वित बात करता है, जी मेरा जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है प्रसा मेरा क्षेत्र, इसी में सेल्सविंग और हॉल्सविंग, ठीक है, नाम के 2 क्षेत्र था। बोलता था जो अगर हम, मानी प्रसा बोला जी ऑस्ट्रिया को, अगर हम डेनमार्क से, जो मेरा जगह है, जगह फ्रांस का प्रसा का था, माने कि सेल्सविंग और हॉल्सविंग, ठीक है, सेल्सविंग और हॉल्सविंग नामक जगह, तो ये जगह अगर हम जीत जाएंगे तो आपको, माने कि कौन सी जगह था? सेल्सविंग। क्या था? सेल्सविंग। और एक जगह था दूसरा हॉल्सविंग। ठीक है, बोल दिया था प्रसा जो अगर हम जीतेंगे तो सेल्सविंग हम ले लेंगे और हॉल्सविंग किसको दे देंगे? हॉल्सविंग ऑस्ट्रिया तुमको दे देंगे। ऑस्ट्रिया सोचता है कि भाई युद्ध किसी का है, जमीन किसी का है, खाली युद्ध में हम कॉपरेट कर देंगे, साथ दे देंगे तो क्या कर देगा हमको? जर्मनी यानी कि प्रसा क्या कर देगा? हमको दे देगा ये हॉल्सविंग। कहता है ठीक है हम साथ देंगे। क्या कर लेता है? प्रसा ने ऑस्ट्रिया की सहायता से डेनमार्क को हरा देता है। डेनमार्क को जब हार जाता है तो बोलने के मुताबिक वो क्या कर देता है? हॉल्सविंग ऑस्ट्रिया को देता है और प्रसा सेल्सविंग ले लेता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, हॉल्सविंग क्या बोलता है, ये प्रसा के बहुत नज़दीक था। ठीक है, प्रसा के नज़दीक होने के कारण बहुत दिक्कत होता है बिस्मार्क को, जी भाई ये मेरे नज़दीक है, अब हॉल्सविंग पर ये ऑस्ट्रिया का हो गया। ऑस्ट्रिया सेना रखने वाला था। ठीक है, तो बोला सेना रखेगा, फिर कहीं हमसे बगावत करके सेल्सविंग और सब हम, मानी कि हम पर ना आक्रमण कर दे, प्रसा पर ना आक्रमण कर दे। इसको दिमाग रख करके बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था, रख करके क्या कर देता है, एक दिन अब दिमाग लगाता है कि हमको ऑस्ट्रिया को कैसे हराना है। तो 1866 ईस्वी में यह विचार करता है और यह ऑस्ट्रिया से युद्ध कर लेता है। ठीक है, तो इस युद्ध का नाम है सेडेवा का युद्ध। सेडेवा का युद्ध। और यह सेडेवा का युद्ध होता है, सेडेवा का युद्ध प्रसा वीएस ऑस्ट्रिया के बीच में। ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया। हम बार बार बता दे रहे हैं, हम ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में होता है, जिसमें पर्सा ने मैंने कि अपने दोस्त फ्रांस को बोलता है, जो मैंने कि साथ दो, फ्रांस को, इंग्लैंड को, इस सबको एक कर लेता है अपने में साथ, मैंने कि फिलहाल, क्योंकि हम अगर पर्सा सोचता है अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़े और दूसरा देश अगर हम पर आक्रमण कर देगा तो हम तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए पर्सा दिमाग लाता है और मदद ले लेता है फ्रांस से। फ्रांस से मदद ले लेता है कौन? पर्सा। और फ्रांस से जब मदद ले लेता है पर्सा तो ऑस्ट्रिया को हरा देता है। एक कौन सा युद्ध में? सेडेविया का युद्ध में। और सेडेविया के युद्ध में हरा करके और होल्सविन भी पर्सा का हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है सेडेविया का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में, और पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में पर्सा को साथ दिया था फ्रांस ने। ठीक है, अब आगे मैंने कि अब ऐसा हो गया, और मैंने कि शुरू में जब पर्सा को साथ देता है फ्रांस, तो जो बात के लिए रहता है उसके मुताबिक पर्सा मुकर जाता है, जिसके कारण फ्रांस भी क्या कर लेता है? पर्सा से युद्ध कर लेता है। और यह युद्ध 1870 ईस्वी में होता है। 1870 ईस्वी में, जिसे हम कहते हैं सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध। और यह सेडान का युद्ध होता है पर्सा vs फ्रांस के बीच में, जिसमें फिर पर्सा जीत जाता है और फ्रांस इसमें हार जाता है। ठीक है, पर्सा जीत जाता है और फ्रांस क्या कर देता है? हार जाता है। और इसके तरह क्या हो जाता है? 1800 क्या बोलता है, 1871 ईस्वी में हो जाता है, माने कि फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण हो जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत कब? तो ये हो जाता है 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी एवं इटली का एकीकरण होता है। ठीक है, और यह फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई क्या बोलता है? 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, अब आता है क्या बोलता है? बिस्मार्क के बारे में सुन लीजिए। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति। तो ये कौन है? ये बिस्मार्क है। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति, बिस्मार्क। देखिए अभी हम मतलब क्वेश्चन क्या पूछता है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? ठीक है जी, जर्मनी के एकीकरण की संपूर्ण व्याख्या करें। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में लिखना होगा। जर्मनी के एकीकरण में तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैंने कि पर्सा के शासक विलियम प्रथम का था। और यह पर्सा के शासक विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में बनाया था। बिस्मार्क पेशे से क्या था? बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था। ठीक है, यह रक्त एवं लौह की नीति दिया था। ठीक है, बात किया जाए बिस्मार्क के जन्म, कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं बिस्मार्क का जन्म। बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था ये वैंडेनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म वैंडेनबर्ग में हुआ था 1815 ईस्वी में, और इसका मृत्यु 1898 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म वैंडेनबर्ग में हुआ था, जो पर्सा में है। ठीक है, जो पर्सा में है, वैंडेनबर्ग में हुआ था 1815 ईस्वी में, और मृत्यु 1898 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क देखिए लिखना है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, या जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जर्मनी का एकीकरण की शुरुआत जर्मनी के सबसे बड़ा राज्य पर्सा ने किया था, और पर्सा के शासक विलियम प्रथम था, जिसने अपने प्रधानमंत्री बिस्मार्क को बनाया 1862 ईस्वी में। और बिस्मार्क ने पर्सा में या जर्मनी में रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, क्योंकि यह एक राजनीतिज्ञ था, और इन्होंने राजनीति के सहायता से क्या किया? 1800
66 ईस्वी में, पहले 1864 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध किया। इस युद्ध में प्रसा ने डेनमार्क से युद्ध किया, ऑस्ट्रिया की सहायता लेकर के डेनमार्क को हरा दिया, ठीक है। और सेल्सविन अपने रख लिया और होल्सविन को ऑस्ट्रिया को दे दिया। बाद में होल्सविन में मैंने प्रॉब्लम आने लगा। होल्सविन ऑस्ट्रिया को देने के बाद प्रसा को दिक्कत होने लगा। फिर होल्सविन लेने के लिए प्रसा ने 1866 ईस्वी में सीडेवे का युद्ध किया और इस युद्ध में प्रसा ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। फिर बाद में 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ। यह सेडान के युद्ध में प्रसा ने फ्रांस को भी हरा दिया। और 1871 में 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, इसके तहत जर्मनी एवं इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण हुआ, ठीक है। या बिस्मार्क, अगर बोले बिस्मार्क के बारे में, जो बिस्मार्क कौन था तो लिख देना है बिस्मार्क यह प्रसा के शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री था, जिसको बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया गया। यह एक राजनीतिज्ञ था। यह रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। जैसे भारत में रक्त एवं लौ की नीति सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनाए थे, वैसा ही जर्मनी में रक्त एवं लौ की नीति बिस्मार्क अपनाया था। और यह बिस्मार्क का जन्म बैंडेनबर्ग में 1815 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1898 ईस्वी में हुई थी। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या है? ये है जर्मनी के एकीकरण। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इटली के एकीकरण के बारे में बतलाते हैं, ठीक है। तो इटली के एकीकरण के बारे में बतलाते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आप सब मैंने कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम मैंने कि इटली के एकीकरण के बारे में बतलाते हैं। अब हम बतलाते हैं इटली के एकीकरण के बारे में, ठीक है। तो बात किया जाए इटली के एकीकरण के बारे में। देखिए, इटली पहले था 7 भागों में टूटा हुआ, ठीक है। इटली 7 भागों में टूटा हुआ था। इटली देखिए, अगर बात करें इसके इटली के बारे में देखें तो इटली जो था पहले 7 भागों में टूटा हुआ था। यह जो इटली है दिखाई दे रहा होगा, यह इटली जो है, यह इटली जो ये जो नीचे वाला टुकड़ा यहाँ से है, सिसिली या सार्डिनिया, ये सब जो था, ये सब कितना भागों में टूटा हुआ था? इटली 7 भागों में टूटा हुआ था, ठीक है। तो इटली जो 7 भागों में टूटा हुआ था, इसके बारे में बतला दें तो इस 7 भागों में जो मान लीजिए यह जो इटली है, इटली मैंने कि टुकड़ा में टूटा हुआ था कहीं कहीं। देखिए, तो इटली जो 7 भागों में टूटा हुआ था, इसके ऊपरी इटली पे ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और इस पे पोप कब्जा किया हुआ था, पोप यानी कि फ्रांसीसी कब्जा किया हुआ था, फ्रांसीसी पोप का अधिकार था, ठीक है। और ये रोम की जगह पर, रोम इटली की राजधानी रोम बीच में, और नीचे वाला पर स्पेन कब्जा किया हुआ था, स्पेन, ठीक है। ये है सार्डिनिया, ठीक है। तो क्या होता है, अब इटली में एकीकरण की शुरुआत होगा, ठीक है। अगर बात किया जाए इटली के एकीकरण में तो देखिए, इटली में 7 भाग में सबसे मैंने कि पहले सार्डिनिया जो था, सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। और यह सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था विक्टर एमैनुअल, ठीक है, विक्टर एमैनुअल। और यह विक्टर एमैनुअल जो था, यह विक्टर एमैनुअल के प्रधानमंत्री काउंट काबूर था, ठीक है। विक्टर एमैनुअल ने अपने प्रधानमंत्री 1852 ईस्वी में काउंट काबूर को बनाया, ठीक है, काउंट काबूर के बनाया। और यह क्या करेगा, अब इटली के एकीकरण करेगा, क्योंकि इटली के एकीकरण के मैंने कि क्या होता है, इटली के एकीकरण का बिस्मार्क है, वो काउंट काबूर को कहा जाता है। इटली के एकीकरण के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? काउंट काबूर को कहा जाता है। इटली के एकीकरण के बिस्मार्क कौन है? इटली के एकीकरण के बिस्मार्क कौन है? काउंट काबूर। और यह विक्टर एमैनुअल जब प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया था, काउंट काबूर को भली भांति पता था कि हमको क्या करना है, यानी कि अगर सभी को राज को आकर्षित करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या बोलता है,
युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा युद्ध करेंगे तो हमारी और लोगों का जो है, हमारे राष्ट्र के लोगों का है वो ध्यान आकर्षित होगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया, वो थोड़ा मोटा छोटा मोटा युद्ध किया और वह क्रीमिया युद्ध में 1864 ईस्वी में भाग लिया। ठीक है, यह क्रीमिया युद्ध में इटली शामिल हो गया। क्रीमिया युद्ध 1854 इटली हो गया। राष्ट्र के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या कर दिया गया, क्रीमिया युद्ध में इटली शामिल हो गया। जब यह क्या गया, जो यह पूर्ण रूप से जो इटली था, यह मान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने के लिए काउंट काबूल जो हमको मान की विख्यात हो, इसके लिए क्या किया, छोटा मोटा युद्ध में शामिल हुआ। यह क्रीमिया युद्ध में 1854 ईस्वी में शामिल हुआ। यह क्वेश्चन पूछता है क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, 1854 में। ऐसा ही करके मैंने क्या किया, काउंट काबूल शामिल हो गया। बात किया जाए काउंट काबूल के बारे में, तो काउंट काबूल के बारे में, तो यह काउंट काबूल का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1861 ईस्वी में हुआ। 1861 ईस्वी में हुआ है। यह इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण मान की योगदान है। ठीक है, इटली के एकीकरण में। और देखिए इस इटली के एकीकरण में बने प्रमुख अगर व्यक्ति की बात किया जाए योगदान के बारे में, देखिए एक हम जान गए विक्टर एमुनुअल के बारे में। ठीक है, दूसरा विक्टर एमुनुअल के प्रधानमंत्री कौन थे, काउंट काबूल। ठीक है, काउंट काबूल कौन, देखिए काउंट काबूल एक कूटनीतिज्ञ था, एक कूटनीतिज्ञ, कौन काउंट काबूल कौन से कूटनीतिज्ञ। ठीक है, और प्रधानमंत्री वो बना था, वो भी क्या बोलता है, जर्मनी में हमें एकीकरण में बतला है, जर्मनी के एकीकरण में प्रधानमंत्री कौन बना था, तो वो बना था बिस्मार्क। वो एक राजनीतिज्ञ थे और यह एक कूटनीतिज्ञ। याद कैसे रहे, कौन से काउंट काबूल कौन से कूटनीतिज्ञ, और वह बिस्मार्क जो था राजनीतिज्ञ था। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण से चलिए बात याद आ गया तो बतला ही देते हैं। जर्मनी जो एकीकरण प्रासा से शुरुआत हुआ था, प्रासा में जलवेराइन संघ की स्थापना हुआ था। प्रासा में सुन लीजिए, प्रासा में जलवेराइन संघ की स्थापना हुआ था। और यह जलवेराइन संघ है व्यापारियों से संबंधित है, व्यापारियों के लिए था। ठीक है, क्योंकि मैंने कि जो प्रसा था, इसका दिमाग था मैंने प्रसा के चांस बिस्मार्क का जो मेरे 300 टुकड़ा में बटे हुए है, इस 300 टुकड़ा का जो 39 भाग था, उसमें मैंने कि कोई राज किसी को आने जाने नहीं देता है। तो आने जाने के लिए क्या करते हैं, व्यापारी के लिए मैंने कि छूट देते हैं, जो आप आइए, आपको मैंने कि व्यापार कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा टैक्स कुछ नहीं लगेगा, आप व्यापारी कीजिए जहाँ मन तहाँ, यानी कि कोई भी राज्य में व्यापारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जलवेराइन संघ किसके लिए है, तो व्यापारियों के लिए है और प्रसा में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए ये बात हम बतला दिए। अब मैंने कि याद आ गया जर्मनी के बारे में बता दिए। अगला बात है विक्टर एमुनुअल के प्रधानमंत्री काउंट काबूल, यह एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, और इटली के एकीकरण के बिस्मार्क कहा जाता है काउंट काबूल को। ठीक है, और चलिए अगला है मेजनी के बारे में। तो मेजनी के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1805 के बाद इनका मृत्यु 1872 ईस्वी में हुआ। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में और मृत्यु 1871 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और ये जर्मन राइन संघ में हुआ था, यानी कि मेजनी का जन्म क्या बोलता है, सार्डिनिया के एरिया में होता, सार्डिनिया में। ठीक है, जर्मन राइन नहीं, चलिए सार्डिनिया के तरफ हुआ था। चलिए और बात किया जाए मेजनी के बारे में, तो मेजनी के बारे में सबसे पहले तो ये कार्बोनरी एक संस्था थी, गुप्त संस्था, गुप्त माने कि चुपचाप जो संस्था थी, चुपचाप जो उसमें काम किया जाता है, उसमें कार्बोनरी गुप्त संस्था में मेजनी में 1810 ईस्वी में शामिल हो गए थे। ठीक है, में 1810 ईस्वी में शामिल हुए थे। ठीक है, मेजनी ने कार्बोनरी संस्था में कब शामिल हुए, 1810 ईस्वी में शामिल हुए। फिर उन्होंने 1831 ईस्वी में मैंने क्या बोलता है यंग इटली की स्थापना की है, यंग
यंग यंग इटली, यंग इटली की स्थापना की है। फिर 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की है, यंग यूरोप, ठीक है। फिर 1800 बात किया जाए 1851 में, तो यह फ्रेंडली इटली की स्थापना की है, फ्रेंड्स ऑफ इटली, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना 1851 में की है। फिर इन्होंने मैंने की एक्शन पार्टी की स्थापना की है, एक्शन पार्टी की स्थापना की है। कौन? तो ये मेजनी, एक्शन पार्टी की स्थापना की है मेजनी, ठीक है। और मेजनी ने इटली के एकीकरण में माने कि बहुत ही माने कि योगदान दिया, इसलिए क्या बोला जाता है, इटली के एकीकरण के मसीहा या पैगाम्बर मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण के मसीहा या पैगाम्बर, इटली के एकीकरण के मसीहा या पैगाम्बर किन्हें कहा जाता है, तो क्या बोलता है, मेजनी को कहा जाता है। देखिए ये दोनों तक कर दिए थे, ठीक है। यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना क्या हुआ था, जब मेजनी ने कार्बोनारी संस्था में मानी कि शामिल हुए और यह क्रांति में भाग लिए थे, तो 1815 के बाद क्या कर दिया गया था, इनको यहाँ से मैंने कि देश निकाला कर दिया गया था, क्योंकि क्या होता है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी, तो ये भाग गए थे मेजनी इंग्लैंड में, ठीक है। जब 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी का मृत्यु होता है, तो फिर ये मेजनी क्या करते हैं, 1848 में आते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, ये 1848 के बाद 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली मानी के क्या स्थापना करते हैं, ठीक है। एक्शन पार्टी की ये स्थापना करते हैं कौन, मेजनी, ठीक है। अब बाद में जब इटली का एकीकरण होगा, इटली का एकीकरण 1872 में, ठीक है, इटली का एकीकरण 1871 में, तो इसमें वो शामिल होते हैं। 1872 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु 1872 में और जन्म 1805 ईस्वी में होती है, ठीक है। अब एक और आदमी है जो क्या बोलता है, इटली के एकीकरण में योगदान है, उनका नाम है गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी भी आई है इनके बारे में, ठीक है। ये इटली के एकीकरण के मसीहा या पैगाम्बर किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेजनी को, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम जान लेते हैं। देखिए पहली बात, जो ये ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया से मैंने कि कैसे ऑस्ट्रिया में, जिससे ये ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया इस जगह पर मैंने कि लोम्बानिया, ठीक है, बोसोनिया, एक लोमानिया बोसोनिया, बोसोनिया जो जगह था, ये तो इसको क्या माने कि इसको पहले जीत लिया जाता है, ठीक है। लोम्बानिया बोसनिया को मेजनी क्या करते हैं, ये मानी सहायता करते हैं इटली के एकीकरण में, मेजनी कानकाबूर ये सब क्या करते हैं, लोम्बानिया बोसनिया को ये क्या गया, कहाँ गया, मेजनी बोसेनिया लोम्बानिया को माने कि क्या करते हैं, जितवा देते हैं, ठीक है। और यह क्या आ जाता है, यहाँ पे पिडमाउंट जो है, सार्डिनिया पिडमाउंट सब के साथ में आ जाता है, कौन, लोम्बानिया बोसनिया, और ऑस्ट्रिया माने क्या हो जाता है, माने कि यहाँ से भाग जाता है। क्योंकि देखिए जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था, हम बतलाए थे, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो उसमें याद रखिए 1800 ऑस्ट्रिया वाला जो युद्ध हुआ था 1866 में, जो कौन सा सेडेवा का युद्ध, इस सेडेवा के युद्ध में क्या किए थे, इटली माने कि क्या बोलता है इसका, कहाँ गया, विक्टोरिया मुनर के प्रधानमंत्री काउंट ने साथ दिया था जर्मनी को, ठीक है, जर्मनी को साथ दिया था, जिसके कारण मैंने कि जर्मनी भी इसको साथ देगा, ऑफ कोर्स दोनों साथ देगा, जिसके कारण ऑस्ट्रिया यहाँ से भाग जाता है। फिर होता है, अब आता है गैरीबाल्डी, ठीक है। गैरीबाल्डी जो 7 भागों में टूटा हुआ था इटली, तो गैरीबाल्डी ने क्या करता है, यहाँ पर जो पोप का अधिकार है रोम में, ठीक है, रोम में जो पोप का अधिकार है, यहाँ पर क्या बोलता है, पोप का अधिकार है, इसको क्या करते हैं, जीत लेते हैं। और फिर देखिए उत्तरी इटली में ऑस्ट्रिया कब्जा किया हुआ था, दक्षिणी इटली में स्पेन कब्जा किया हुआ था, जिसे हम कहते हैं परमा मैडोना और टस्किन,
टॉस्किन, ठीक है। दक्षिणी इटली पर स्पेन कब्जा किया हुआ था। स्पेन से कौन, ये गैरिबाल्डी जीत लेते हैं। और इधर क्या हो गया, एक सेकेंड आपको हम बताते हैं मैप में। देखिए जो इटली जो है आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, देखिए कहाँ गया इटली। इटली जो है ये इटली जो है, इस इटली में क्या कर दिया था, सबसे दक्षिणी भाग है पेडोमा और जो मतलब है ये क्या हो गया, परमा मेडोना और टस्किन, परमा मेडोना टस्किन, इसको क्या कर दिया था इटली को, मैंने कि गैरिबाल्डी जीते थे, ठीक है। ये उत्तरी इटली को, ठीक है, सॉरी दक्षिणी इटली को, ठीक है, दक्षिणी इटली को सबसे नीचे वाला को, मध्य में आता है, थोड़ा सा मध्य में नीचे से आता है सिसिली, ठीक है, सिसिली नेपल्स और सिसिली, ठीक है, जो बीच में एरिया में आता है नेपाल सिसिली, नेपाल इसको जीते थे, फिर नेपाल्स को जीते थे, नेपाल्स और सिसिली, ठीक है, नेपाल सिसिली, नेपाल्स को 1821 ईस्वी में और सिसिली को 1823 ईस्वी में क्या किया था, जीता गया था। और इस सब को जीत करके कौन, ये इस सब को जीत करके गैरिबाल्डी ने फिर दे दिए किनको, तो विक्टर एमानुएल को, ठीक है। विक्टर एमानुएल राजा बनने का प्रस्ताव दिया था, यहाँ के आप क्या करिए, प्रधानमंत्री बनिए, राजा बनिए यहाँ के, ठीक है। बोलते हैं नहीं, क्योंकि हम तो एक नाविक है, ठीक है, क्योंकि गैरिबाल्डी मैंने पहले गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्वेश्चन आएगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, और यह इनको ये बात पर विश्वास था हमेशा इतना दिन से नहीं दिया है, तो अब माने कि ऑस्ट्रिया या फ्रांसीसी या स्पेन नहीं छोड़ने वाला है, तो हम इज्जत से नहीं छुड़ाएंगे, अब हम तलवारों के दम पर माने कि छुड़वाएंगे, ठीक है। इसीलिए गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण में तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण के तलवार, इटली के एकीकरण के तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है, गैरिबाल्डी को कहते हैं। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहते हैं, ठीक है। इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहते हैं, गैरिबाल्डी को कहते हैं। गैरिबाल्डी क्या थे, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे, ठीक है। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। इनको इटली के एकीकरण की क्या कहा जाता है, तलवार कहा जाता है, किनको, गैरिबाल्डी को, ठीक है। बात किया जाए गैरिबाल्डी के बारे में, तो गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1882 ईस्वी में होगा, ठीक है। गैरिबाल्डी का जन्म नीस नामक स्थान पर होता है। गैरिबाल्डी का जन्म नीस नामक स्थान पर होता है, नीस नामक स्थान पर होता है। गैरिबाल्डी का जन्म नीस नामक स्थान पर होता है। तो बोल दे गैरिबाल्डी के बारे में वर्णन करने के लिए, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ये इटली के एकीकरण के तलवार कहा जाता है गैरिबाल्डी को। गैरिबाल्डी का जन्म 1805 ईस्वी में और 1882 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी, याद रखिएगा ये दक्षिणी क्या है, दक्षिण इटली, दक्षिणी इटली और मध्य इटली, ये दोनों को माने कि कौन जीते थे, तो गैरिबाल्डी जीत करके और दे देते हैं ये सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमानुएल को, ठीक है। और या फिर अपना गृहस्थ जो जीवन होता है वो जीने लगे थे, ठीक है। तो गैरिबाल्डी के बारे में आप समझ में आ गया होगा। फिर समझ में आ गया होगा मेजनी के बारे में। मेजनी ने कार्बोनरी संस्था में 1810 में आया, यंग इटली की स्थापना इतना में की 31 में, 34 में यंग यूरोप की स्थापना, और 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना, एक्शन पार्टी की स्थापना की है ये। और क्या बोलता है, जन्म हुआ 1805 में, मृत्यु 1872 ईस्वी में हुआ। ये हो गया गैरिबाल्डी, ये हो गया मेजनी। और काउंट काबूर के बारे में बता दिए हैं, ये प्रधान कूटनीतिज्ञ थे, इटली के एकीकरण के विस्मार थे। ये सब मान के काउंट काबूर के जन्म, काउंट काबूर के मृत्यु, काउंट काबूर प्रधानमंत्री बने, ये बतला दिए हैं। और विक्टर एमानुएल यहाँ के शासक थे। मान के जर्मनी के एकीकरण का जब समय आता है, तो इटली का एकीकरण, तो जर्मनी और इटली के एकीकरण 1872 ईस्वी में 10 मई 1871 ईस्वी में किया जाता है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी एवं इटली का
एकीकरण होता है। ठीक है, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत होता है। तो इतना माने कि आपको जो जरूरी था उसको बतला दी है। और गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था, क्योंकि तलवारों के दम पर क्या किया जाता है। गैरीबाल्डी ने बोला था यहाँ इटली के एकीकरण तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को, क्योंकि बोला था हम तलवारों के दम पर इटली का एकीकरण करेंगे। ठीक है, और यह एक मानी कि युवाओं का सेना बनाया था, जिसका नाम रख दिया था लाल सेना। ठीक है, लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती का गठन पूछ दे, लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती का गठन यह कौन किए थे, गैरीबाल्डी के थे। ठीक है, अब खुदरिया क्वेश्चन एक आदमी को पूछता है, जैसे एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, तो जान लीजिए एड्रियानोपोल की संधि मैंने 1829 ईस्वी में हुई थी। क्रीमिया युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। ऐसा ही दो चार क्वेश्चन है, तो हम आपको ये भारतीय भवन का बुक है, भारतीय भवन के बुक से आपको चलिए पहले कुछ पूछ लेते हैं, और कोई छूट गया होगा तो उसको बतला देते हैं। जैसे हम बतलाए थे सार्डिनिया, देखिए ये बात जान लीजिए एक बार, इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या थी, तो ये ऑस्ट्रिया थे। ये बात याद रखिए, इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इटली के एकीकरण की सबसे बड़ा, जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा फ्रांस, और इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। चलिए, क्रीमिया युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला, रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया था, तो ये रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क अपनाए थे। ठीक है, अगला चलिए, और कुछ छूटा है तो, और हमको तो नहीं लगता है जो कोई छूटा होगा। कुछ नहीं छूटा है। चलिए, तो अच्छा, चलिए एक बात जान लीजिए, इटली में राष्ट्रवाद के जन्मदाता, इटली में राष्ट्रवाद पर कैसे पनपा है, इसकी जन्मदाता क्या बोलता है, फ्रांस है। ठीक है, चलिए नेपोलियन बोनापार्ट है, इस सब के राष्ट्रवाद के जन्मदाता, क्योंकि वही से माने कि राष्ट्र के प्रति प्रेम के बारे में बतलाया गया था। तो आई होप कि आपको इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि माने कि हम अपने आप से बहुत अच्छा से प्रयास कर रहे हैं समझाने का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।